हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप एवरीवन फिट एंड फाइन। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर चैप्टर पार्ट 4 वुमेन इन स्पोर्ट्स। हमारा जो पूरा चैप्टर है क्लास 12th का चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स, इसके अंदर हम चिल्ड्रंस के बारे में बात कर चुके हैं। हम 3 पार्ट इसके कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारा ये 4th पार्ट है। देन वी विल डिस्कस अबाउट द वुमेन इन स्पोर्ट्स, जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसके अंदर हम बात करेंगे कि ऐसे कौन कौन से रीजंस हैं जिनके कारण वुमेन्स जो हैं इंडिया के अंदर या अदर वर्ल्ड वाइड जो प्रॉब्लम चल रही है कि वुमेन्स वो आगे बढ़ के क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रही है, या क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। पहले कुछ छोटी सी थ्योरी है इसकी, उसके बारे में बात कर लेते हैं कि स्पेशल कंसिडरेशन के अंदर बात करेंगे। बाद में हम इसके मेनार्की और मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की बात करेंगे। सबसे पहले कि एज अ मैटर ऑफ फैक्ट द फीमेल पार्टिसिपेशन इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स हैज शोन अ रिमार्केबल इंक्रीज ड्यूरिंग द yester decades. This change has been noticed not only in India but across the world. But on the other hand, a large part of the population still has an opinion that sports and games are not directly linked to women. Women are not expected to be muscular, robust, aggressive, and dominant. Many people opine that women have different anatomical and physiological structure and capacities which are not suitable for sports activities. Generally, सभी की क्या मिथ बनी हुई है कि अगर वुमेन्स को, अगर हम जो आज वुमेन्स की जो कॉजेज हैं उनके बारे में अगर हम बात करेंगे, उनके डिजीज के बारे में बात करेंगे, अगर इस तरह की अगर उनको अगर प्रॉब्लम नहीं होती है तो कितना पॉजिटिवली उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम वुमेन्स को है तो वो प्रॉपर तरीके से इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। ये जो सारे मिथ है इसको आज हम क्लियर करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले जो हमारे पास है जो प्रॉब्लम वो है मेनार्की। और मेनार्की जो सबसे पहले जो हम बात करें मेनार्की के बारे में कि मेनार्की जो है वो होती क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं, जिसकी थ्योरी आप सुनिए कि मेनार्की इज द फर्स्ट पीरियड ऑन फर्स्ट मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग इन दैट ए यंग गर्ल हैज। जब फर्स्ट टाइम लड़की जो पीरियड से होती है, वुमेन ये गर्ल जो यंग गर्ल जो होती है, जो फर्स्ट टाइम जब उनका पीरियड स्टार्ट होता है उसको बोलते हैं मेनार्की। देन मेनार्की यूजुअली ऑकर अप्रोक्सीमेटली एट द एज ऑफ 12 एंड हाउएवर जनरली जो इसके लिए जो एज मानी गई है वो 12 ईयर्स मानी गई है कि यहाँ पे आने के बाद 12 ईयर्स की लड़की जो है वो पीरियड्स उनके स्टार्ट हो जाते हैं। देन इट कैन हैपन एज अर्ली एज ड्यूरिंग 8 और 9 ईयर्स, और बहुत बार कुछ ऐसे हैपनिंग के कारण 8 और 9 ईयर्स का अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो जाती है। प्रॉब्लम्स नहीं कह सकते हम इसको, ये एक ह्यूमन बींग्स के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट भी है, बहुत ज़रूरी भी है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि 8 और 9 ईयर्स ऑफ एज द लेटेस्ट ड्यूरिंग एज 16 ईयर्स ऑफ एज, और जो लास्ट टू लास्ट अगर इसके लिए अगर वो लेट भी हो सकता है तो वो 16 ईयर्स तक हो सकता है, इसके बाद नहीं हो सकता। अगर इसके बाद भी अगर वो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अगर लेट होता है तो उसको अपने आप को क्या करना चाहिए, किसी डॉक्टर वगैरह से कंसल्ट कर लेना चाहिए। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि वुमेन्स रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स एंड सेंसिटिव to physiological stress. Such type of stress is usually associated with conditions like delayed menarche, amenorrhea, etc. अगर वो कहते हैं कि वुमेन्स अगर पार्टिसिपेट करती है गेम्स एंड स्पोर्ट्स के अंदर तो अपनी मेनार्की को डिले कर देती है, या उसको एमेनोरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। एमेनोरिया का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक, जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे मेनार्की जो है वो जनरली आपको हर मंथ में आपको 5 to 7 डेज़ के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होती है, लेकिन अगर आपको एमेनोरिया की प्रॉब्लम होती है तो आपको 3 to 4 मंथ्स भी आपको इसके एब्सेंस में निकल जाते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन लोगों की मिथ ये है कि मेनार्की के अंदर जो एमेनोरिया की जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है, एमेनोरिया को भी हम बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे आगे, उससे पहले हम छोटी छोटी उसकी डिस्कस करते हैं कि एमेनोरिया की अगर जो प्रॉब्लम होती है वो सबसे ज़्यादा स्पोर्ट्स के कारण होती है। Then, however, women and delayed menarche may succeed in sports such as gymnastics. Those women who have early menarche have an advantage in sports such as swimming and rowing because they get more adipose tissue or adequate weight. Generally वो कहते हैं कि जिम्नास्टिक और स्विमिंग जैसे गेम्स के अंदर इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है क्रिएट करती है। मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के बारे में अगर अपन बात करें कि मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इसको क्या कहते हैं, अपन इसके बारे में बात करें कि क्या चीज़ है मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन। देखिए कि मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन इज अ डिसऑर्डर और इरेगुलरिटी इन वुमेन्स। इरेगुलरिटी मतलब
हर मंथ में उनका मेनार्की के साथ नहीं उनके पीरियड्स न होना, वो आपके मेनार्की के अंदर काउंट होंगे। आपके मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन के रेगुलर आपके पीरियड्स की एब्सेंस को हम यहाँ पे मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन का नेम दे देंगे। देन इन अदर वर्ड्स इट कैन बी डिफाइंड एज द अबनॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसके साथ हम एक नाम और दे सकते हैं इसको कि जो मेनार्की के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वुमेंस को, गर्ल्स को, उसका अबनॉर्मल होना या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होना, वो भी इसका एक पार्ट है। देन नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल वायरस टू 25 to 35 डेज, 21 to 35 डेज। जनरली जो ये प्रॉब्लम है, जो ब्लीडिंग होती है या पीरियड की प्रॉब्लम जो है, वो 21 to 35 डेज के अंदर वुमेन्स के अंदर होती है। बट इट फ्लो लास्ट अप्रोक्सीमेटली 2 to 7 डेज। और इसका फ्लो जो रहता है, जो ब्लीडिंग जो होती है, वो 2 to 7 डेज तक की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। किसी को 2 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 5 डेज और किसी को लास्ट जो है वो 7 डेज तक की प्रॉब्लम होती है। देन menstrual irregularities seem to be higher in women athletes in comparison to non-athletic women। और जो menstrual dysfunction की irregularity की जो प्रॉब्लम होती है, वो सबसे ज़्यादा जो एथलीट वुमेन होती है उनके अंदर होती है, इफ़ वी आर कंपेयर विद नॉन एथलेटिक वुमेन्स। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन एंड स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन, इन दोनों को अगर एक नज़र में अपन देखें तो कैसे देखा जा सकता है कि अर्लियर मोस्ट ऑफ द पीपल यूज्ड टू बिलीव दैट पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन कुड बी फिजियोलॉजिकली हार्मफुल। जनरली लोगों की ये मिथ है कि अगर कोई वुमेन या कोई गर्ल या कोई अगर वो पीरियड से है तो वो अगर किसी गेम्स और स्पोर्ट्स एक्टिविटी के अंदर वो पार्टिसिपेट करती है तो वो उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल माना जाता है। Recent studies conducted in this field show that there being no basis or evidence to diminish amenorrhea, यानी कि जो पेनफुल जो मेंस्ट्रुएशन होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ एनी कंसिक्वेंस रिजल्ट ऑफ इंसेंटिव पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स, दैट इन फैक्ट देयर हैव बीन recent sports to indicate complete absence of menstruation in women who usually get trained for long duration in the running. However, it is not applicable for all the women and sports persons or in all sports. Some studies indicate that the sports participation is beneficial in relieving pain and preventing dysmenorrhea. Even research studies show that a small number of women participating in sports experiencing dysmenorrhea in comparison to non-participants. Some studies also indicate that there is no specific effect on sports performance during the all phases of menstrual cycle. जनरली सारे एविडेंस के साथ, सारी स्टडीज़ के साथ अगर कंपेयर करें, सारी चीज़ों को एक साथ लेके चलें तो आपके जो पीरियड्स की जो प्रॉब्लम होती है वो किसी भी गेम्स एंड स्पोर्ट्स और किसी भी एक्टिविटी के अंदर आपको पार्टिसिपेट करने से नहीं रोकती है। वो किसी भी तरीके से आपके लिए हार्मफुल जो नहीं होती है। वो हमारे एक साइकोलॉजिकल एक टर्म होता है जो हम सोच लेते हैं कि अगर हम पीरियड से हैं तो हमें इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। जनरली सारी एविडेंस जो है वो सारे इसके अपोजिट जाते हैं कि इस तरह की किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती है। देन आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द फीमेल एथलीट ट्रेड। फीमेल एथलीट ट्रेड का मतलब होता है कि 2 या 3 जो कॉजेज होते हैं या डिजीज होते हैं उनका एक साथ मिलना, इसी को हम बोलते हैं ट्रेड। और यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ डिजीज है, ऑस्टियोपोरोसिस, एमेनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑस्टियोपोरोसिस की। ऑस्टियोपोरोसिस क्या है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रेड के किसके, ट्रेड के सिम्टम्स की बात करते हैं कि ट्रेड के सिम्टम्स होते हैं वो कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं। कि द सिम्टम्स ऑफ ट्रेड में इंक्लूड फैटिग, फ्रीक्वेंट इंजरीज। फीमेल जो होती है वो थकावट महसूस करती है, टायर्ड फील करती है। फ्रीक्वेंट इंजरीज के चांसेस जो है वो थोड़े से हल्के ज़्यादा बढ़ जाते हैं। लॉस ऑफ एंड्योरेंस एंड पावर, और वो अपनी सहन करने की क्षमता प्लस अपनी स्ट्रेंथ वो रिड्यूस करने लग जाती है। इरिटेबिलिटी, इंक्रीज द हीलिंग टाइम्स ऑफ इंजरीज, और उनके जो वाउंड्स वगैरह होते हैं, जो इंजरी वगैरह होती है, उनकी जो हीलिंग करने की जो टाइम होता है वो टाइम पीरियड क्या होता है वो बढ़ जाता है। देन इनहांस चांसेस ऑफ फ्रैक्चर्स, लो सेल्फ स्टीम एक्सेट्रा, और वो खुद का जो आत्मविश्वास जो होता है, जो सेल्फ स्टीम होती है, सेल्फ इमेज होती है, उसको वो कम कर लेती है वो खुद। ये सारे उसके सिम्टम्स हैं।
देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑस्टियोपोरोसिस। एक सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ऑस्टियोपोरोसिस जो हमारी एक बोन डेंसिटी का एक सबसे बड़ा रीज़न है, हमारी बोन का वीक होने का सबसे बड़ा कारण है ऑस्टियोपोरोसिस। डिटेल में अगर बात करेंगे, ऑस्टियोपोरोसिस रेफर्स टू डिक्रीज बोन मिनरल डेंसिटी, यानी हमारे बोन के जो मिनरल की डेंसिटी उसको क्या कर देती है, रिड्यूस कर देती है, कम कर देती है, हमारी बोन्स को वीक कर देती है। इट इज़ अ स्केलेटल डिसऑर्डर। जो बोन से रिलेटेड जो भी वर्ड यूज करेंगे वो सारे रिलेट किससे करेंगे, हमारे स्केलेटल से रिलेट करेंगे। देन ए रिडक्शन इन बोन मास मे कॉज फ्रैक्चर, और हमारे बोन मास के अंदर किसी भी तरीके का रिडक्शन अगर होता है, कोई भी अगर छोटी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो हम उसको एक फ्रैक्चर का नेम देते हैं। इनफैक्ट लो ऑस्ट्रोजन लेवल एंड पुअर न्यूट्रिशन स्पेशली लो कैल्शियम इनटेक कैन लीड टू ऑस्टियोपोरोसिस। और बोन का वीक होने का सबसे बड़ा सबसे मेन रीज़न जो होता है वो होता है लो कैल्शियम ऑफ डाइट। जितनी ज़्यादा कैल्शियम कम करेंगे अपन बॉडी के अंदर, उतनी ज़्यादा बोन डेंसिटी की प्रॉब्लम होगी, उतनी ज़्यादा ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होगी। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, हेल्दी एथलीट्स टेंड टू हैव हायर बोन मिनरल डेंसिटी देन देयर नॉन एथलेटिक counterparts, as physical and weight bearing exercise have beneficial effects for bone density in women. जनरली जो एथलीट होते हैं उनको ज़्यादा नीड होती है बोन मिनरल्स की, और जो वेट बियरिंग होते हैं, जो वेट बियर करते हैं, वेट लिफ्टर वगैरह, पावर लिफ्टर वगैरह होते हैं, उनको भी ज़्यादा नीड होती है कैल्शियम की। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इंजरी से डरने के लिए ऐसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। देन वीकनेस ऑफ बोन्स occur ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी एंड इम्प्रॉपर बोन फॉर्मेशन। लो कैल्शियम के कारण ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। दिस कंडीशन में भी arthritis as it may lead to stress fracture and other injuries. In it there are various factors which usually lead to osteoporosis among women athletes. और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस को लीड करते हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो यही आता है कि कौन से ऐसे सिम्टम्स या कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं किसको, ऑस्टियोपोरोसिस को। तो सबसे पहला आता है इनसफिशिएंट कैल्शियम इन डाइट। जो डाइट ले रहे हैं उस डाइट के अंदर कैल्शियम की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होना, कमी होना, उसको हम बोलते हैं कि सबसे पहले है कि द मेन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस द insufficient intake of calcium in the diet. In fact, 100 milligram calcium should be included in daily diet by a woman athlete. In addition of calcium, vitamin D should also be included because it is essential for absorbing calcium in our body. Calcium के साथ इसके अंदर हमें विटामिन डी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो हमारे बॉडी को ऑब्जर्व करता है कैल्शियम के लिए। तो ये तो आपका हो गया। और वुमेन को 100 मिलीग्राम कैल्शियम इन अ डे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं सेकंड वन की, सेकंड वन हमारे पास आता है कौन सा, एमनोरिया। एमनोरिया क्या कहता है हमें कि वुमेन सफरिंग फ्रॉम मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन और एमनोरिया मोर देन 6 months आर लाइकली टू फेस ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज द secretion of the hormone called estrogen is decreased in the condition. This hormone is necessary for the absorption of calcium in our body. If calcium is not absorbed in our body, there will be less amount of calcium in the body, which may lead to osteoporosis. Amenorrhea की मतलब आ गया कि 3 to 4 to 6 month, 3 to 4 to 6 month अगर आपके बॉडी के अंदर मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की अगर एब्सेंस रहती है तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा पीरियड्स की एब्सेंस के कारण हमारी बॉडी के अंदर ऑस्ट्रोजन बढ़ जाता है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है वो बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है, जिसके कारण हमारी बोन डेंसिटी वीक हो जाती है। लास्ट वन आता है हमारे पास ईटिंग डिसऑर्डर। अब इसके बाद हम एमनोरिया और ईटिंग डिसऑर्डर दोनों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर क्या है, देखिए ईटिंग डिसऑर्डर मतलब जनरली हमारा फूड जो है वो न लेना या कम लेना या किस तरीके से लेना, उस तरीके की बात करेंगे हम कि ईटिंग डिसऑर्डर लाइक एनोरेक्सिया एंड बुलिमिया मे ऑल्सो कॉज ऑस्टियोपोरोसिस बिकॉज द कैल्शियम इनटेक मे बी लेस और insufficient. In fact, not getting sufficient amount of calcium can also have lasting affected on how strong women's bones are in the latter part of life. So eating disorder may also lead to osteoporosis among a woman athlete.
ईटिंग डिसऑर्डर जनरली हम इसको जब डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा। इसी पार्ट में हमारा जो इसके आगे वाला अमनोरिया के बाद ईटिंग डिसऑर्डर डिटेल में आ रहा है। मतलब वुमेन्स का एक कॉज होता है कि वो फूड प्रॉपर टाइम टू टाइम नहीं लेती है, बहुत ज़्यादा फास्ट वगैरह करती है, जिसके कारण हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो जाते हैं, या फिर वो फूड लेती है जो उनको वापस बिना डाइजेस्ट किए वॉमिटिंग वगैरह कर देती है, ताकि उनको लगे कि वो ज़्यादा स्लिम ट्रिम रहे, लेकिन उस चक्कर में वो अपने बॉडी को बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं दे पाती, जिनके कारण हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम की कमी हो जाती है, जिसके कारण ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम होती है। देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड वन, फीमेल एथलीट ट्रेड की बात करें, जिसके अंदर हमारे पास 3 ट्रेड है ऐसे, और तीनों को मिलने को क्या बोलते हैं, प्लस कोई ट्रेड बोलते हैं। और सेकंड ऑस्टियोपोरोसिस की फर्स्ट हमने भी कंप्लीट किया, सेकंड वन हमारा है एमनोरिया। देन नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एमनोरिया। एमनोरिया क्या है कि एमनोरिया इज ए मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, पीरियड से रिलेटेड एक डिसऑर्डर है, और इलनेस इन वुमेन गर्ल्स of 18 years and above, they never begun menstruating, or these in absence of menstruation for 3 months or more than, या तो 18 years तक वुमेन हो जाती है, उसको या तो पीरियड्स आती ही नहीं है, या फिर वो 3 months या 4 months की एब्सेंस निकल जाती है उसके अंदर. Then that in women with a history of normal menstrual cycle. Amenorrhea can also be defined as the cessation of women menstrual cycle for more than 3 months or more. यानी कि अगर 3 months या 3 months से ज़्यादा उसको एब्सेंस निकल जाती है, या फिर 18 years तक या 18 years के बाद भी अगर उसकी कंटिन्यूसली एब्सेंस रहती है, तो वो जो प्रॉब्लम होती है उसको हमने एमनोरिया का नाम दिया है. और एमनोरिया को हमने यहाँ पे 2 टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है. फर्स्ट जो इसका टाइप है वो तो है प्राइमरी एमनोरिया, और सेकेंड टाइप है इसका सेकेंडरी एमनोरिया. प्राइमरी एमनोरिया के अंदर क्या है वो देखिए कि प्राइमरी एमनोरिया इज द करेक्टराइज्ड बाय डिले मेनार्की विच इज द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट पीरियड ड्यूरिंग प्यूबर्टी. फर्स्ट पीरियड जो वुमेन का होता है, जिसको हमने क्या नेम दिया था, जिसको हमने नेम दिया था मेनार्की. जो फर्स्ट पीरियड होता है उसका प्यूबर्टी के साथ लिंक नहीं करना, मतलब उसका विकसित न हो पाना. इट मीन्स इट इज द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट पीरियड ड्यूरिंग द प्यूबर्टी. उसके बाद सेकेंड एमनोरिया जो आता है हमारे पास कि वुमन हु हैज हर नेचुरल मेंस्ट्रुअल साइकिल एट स्पेसिफिक टाइम एंड देन द स्टॉप्स menstruating for 3 months or more is said to have secondary amenorrhea. secondary amenorrhea के अंदर वुमेन जो हमेशा परमानेंटली उसका जितना गैप होना चाहिए उतने गैप के साथ वो उसको मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं थी, वो कंटिन्यूसली उसका फ्लो था, या उसका जितना टाइम उसका एब्सेंट जितनी होती है, या 21 to 35 डेज के बीच में जो उसका कंटिन्यूसली वो पीरियड चल रहा था, लेकिन एकदम से उसके जो एब्सेंस क्रिएट हो जाते हैं 3 to 4 मंथ्स की, उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी एमनोरिया. और इसके जो रीज़न होते हैं वो क्या रीज़न होते हैं? सबसे पहला रीज़न होता है हार्मोनल चेंजेस, सेकेंड होता है इंटेंसिव एक्सरसाइज, और थर्ड होता है इंटेक ऑफ लेस कैलोरीज. हार्मोन चेंज होने के कारण भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, या इंटेंसिव एक्सरसाइज, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने के कारण भी इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करने के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकती है. और सबसे लास्ट जो आता है इसके अंदर इंटेक ऑफ लेस कैलोरी. अगर हम कैलोरीज बहुत कम लेंगे, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे, प्रॉपर डाइट नहीं लेंगे, तो भी हमारे साथ इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट जो है वो हो सकती है. इंटेक लेस कैलोरीज. इंटेंसिव एक्सरसाइज की अगर बात करें कि देर आर द मैक्सिमम चांस ऑफ एमनोरिया इन फीमेल एथलीट, स्पेशली इन लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स, स्विमर और जिम्नास्टिक. जो बहुत ज़्यादा लंबी दौड़ती है, इट मीन्स जो मैराथन, हाफ मैराथन, क्रॉस कंट्री रेसेस, 5000 मीटर, 2000 मीटर, 10000 मीटर, इस टाइप की रनिंग के अंदर जो पार्टिसिपेट करती है वुमेन्स, उनको सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो सकती है. उसके साथ जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की जो स्विमिंग करती है उनके साथ प्रॉब्लम हो सकती है. प्लस जो जिम्नास्टिक के अंदर सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करती है उनके अंदर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकती है. In fact, such as athletes who intensive exercise or training with usually leads to decrease in estrogen, which is mainly responsible to regulate the menstrual cycle in female. As a result, a woman period may become irregular or stop. Intensive exercise may lead to primary amenorrhea and secondary amenorrhea. और बहुत ज़्यादा intensive exercise वो दोनों को क्या करती है, इफेक्ट करती है प्राइमरी एमनोरिया और सेकेंडरी एमनोरिया को. इसके बाद अगर अपन बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो थर्ड हमारा टाइप है वो है ईटिंग डिसऑर्डर. फीमेल एथलीट ट्रेड के अंदर, ट्रेड का मतलब 3 कॉजेज का एक साथ मिल के पार्टिसिपेट करना, 3 कॉजेज का एक साथ सामने आना, वो होता है फीमेल एथलीट ट्रेड. और इसके अंदर जो मेन आता है वो ट्रेड के अंदर जो तीनों को जब अपन कंपेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, तो सबसे लास्ट हमारे पास आता है
थर्ड वन आता है, उसका नेम है ईटिंग डिसऑर्डर। और ईटिंग डिसऑर्डर मतलब डायरेक्ट रिलेट करता है फूड से। इसके बारे में क्या है कि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स विद फीमेल एथलीट ट्राइड टू लूज देयर बॉडी वेट एज ए वे टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट्स। In order to lose weight, they may practice unhealthy weight control method, including restricted food intake, self-induced vomiting, consumption of appetite suppressants and diet pills, and use of laxatives. Many girls deny their eating disorder due to embarrassments, shame, fear of losing control of their dieting regimen and intake, and a mistake belief that excessive loose enhance sports performance. These eating disorders can be fatal. यानी कि जैसे कि वुमेन जो है वो खाना पीना बंद कर देती है या कम खाती है, या दूसरों के सामने शर्म के मारे किए तो फूड ही नहीं लेती है, उनके सामने कुछ खाना ले लेती है, फिर उसको सेल्फ जो वॉमिटिंग कर देती है, या फिर जो रिस्ट्रिक्टेड जो फूड होता है उसको लेती है कि ये आपको फूड नहीं लेना चाहिए, या फिर एकदम से अपने वेट रिड्यूस करने की कुछ पिल्स वगैरह ले लेती है, या फिर बहुत ज़्यादा फास्ट रखती है, या फिर बहुत ज़्यादा फूड लेने के बाद उसको वापस वॉमिटिंग वगैरह करके बाहर निकालती है। किसी भी अनफेयर तरीके से वो वेट के ऊपर कंसंट्रेट करके और डाइट के ऊपर ज़्यादा अगर फोकस करती है तो वो ईटिंग डिसऑर्डर के अंदर आता है। यानी कि एक्सरसाइज वो करती है जिसके अंदर हमें नीड होती है, कम से कम हमारे पास 3000 कैलोरीज पर डे की नीड होती है, और वो कैलोरीज लेती है 1600 कैलोरीज पर डे लेती है। तो जो 1400 जो रिमेनिंग कैलोरीज होती है वो वह कहाँ से लेके आएगी? तो उसकी बॉडी जो है वो कैलोरीज ले ही नहीं रही है। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वेट लूज करने के लिए जो अनफेयर तरीके जो वो यूज़ करती है, वो सारी चीज़ें आपके किस में आएगी? वो ईटिंग डिसऑर्डर में आएगी। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इसने इस चीज़ को दो टाइप्स के अंदर डिस्क्राइब किया है। सबसे पहला जो इसने डिस्क्राइब किया है वो है एनोरेक्सिया नर्वोसा। टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर के अंदर सबसे फर्स्ट टाइप है एनोरेक्सिया नर्वोसा। और एनोरेक्सिया नर्वोसा क्या है कि इन दिस ईटिंग डिसऑर्डर द फीमेल एथलीट्स थिंक ओनली अबाउट द फूड। In this eating disorder, the female athlete think only about food. एनोरेक्सिया नर्वोसा के अंदर फीमेल जो है सिर्फ खाने के बारे में सोचती है, डाइटिंग एंड बॉडी वेट ऑल द टाइम, और हमेशा डाइटिंग के बारे में और हमेशा अपने बॉडी के वेट के बारे में सोचती है। दे हैव डिस्टॉर्ड बॉडी स्ट्रक्चर, और वो इस तरह से अपने बॉडी स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करती है हर बार। Other individuals usually feel them they are becoming thin, but they do not believe this. और लोगों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा, सभी लोग उसको बोलते हैं कि तुम बहुत पतली हो, बट वो खुद पे बिलीव नहीं करती है कि मैं बहुत ज़्यादा पतली नहीं हूँ। In front of the mirror they see themselves as obese, और वो हमेशा अपने आप को मिरर के अंदर फेस करती है और हमेशा अपने आप को वो ओबेस बताती है, खुद को ओबेस फील करती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो वो किसमें आएगी? एनोरेक्सिया नर्वोसा में। देन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द बुलिमिया नर्वोसा, तो बुलिमिया नर्वोसा क्या है वो आप देखिए कि इट इज ऑल्सो एन ईटिंग डिसऑर्डर इन विच ए फीमेल एथलीट ईट्स एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फूड। इसके अंदर वो करती है कि हमें भूखा नहीं रहना है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट के अंदर वो फूड इनटेक करती है। देन वॉमिट्स इट इन ऑर्डर नॉट टू गेन वेट, और वो लेने के बाद वो बाहर जाती है और वॉशरूम वगैरह में या बाहर पार्क में जाके और उसको वोमिटिंग कर देती है, इस डर से कि उसका वेट जो है वो गेन नहीं हो जाए। यानी कि लोगों को दिखाने के लिए वो फूड का इनटेक करती है, बाद में उसको वोमिटिंग कर देती है। इन दिस डिसऑर्डर इंडिविजुअल बिगिंस ऑन फूड एंड फील्स लॉस ऑफ कंट्रोल, देन टू प्रिवेंट वेट गेन ट्राइज टू वोमिट द फूड। और हमेशा उसको लगता है कि अगर इस तरह की हरकतें करने से उसका जो वेट जो है वो कंट्रोल में हो जाएगा, लेकिन इस तरह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, और ये सारी चीज़ें जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो ये हमारा जो आज का जो टॉपिक था वो था वुमेन्स इन स्पोर्ट्स। लास्ट ईयर जो है ये कोविड पैंडेमिक के चक्कर में हमारा सिलेबस रिड्यूस हुआ था, और इस बार भी चांसेस है कि आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस होगा। अगर रिड्यूस हुआ और जितना लास्ट ईयर हुआ उतना ही अगर हुआ तो ये सारे टॉपिक हमारे जो है सिलेबस में नहीं आएंगे। अदरवाइज जो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलो फिर भी हम लोगों को अगर इस चीज़ के बारे में थोड़ा नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें अगर नॉलेज नहीं होगा और रिलेटेड इससे रिलेटेड हमारे से क्वेश्चन भी कुछ पूछे जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो किसी न किसी तरीके से हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो है।
तो स्टूडेंट्स आप इनको अच्छे से तैयार करें, बढ़िया प्रिपेयर करें। उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है कहीं भी किसी भी बेस के ऊपर या किसी भी टॉपिक की आपको पर्सनली जो वीडियो चाहिए, जो आपको कहीं नहीं मिल रही हो, तो आप मेरे को टॉपिक लिख के भेजें, प्लस बताएं कि सर इस टॉपिक की वीडियो जो आप हमारे साथ शेयर करें। आप इस नंबर पे मेरे को DM कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी टाइप की कोई दिक्कत हो अपने सिलेबस के अंदर तो आप मुझे भी कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो यहाँ तक के लिए थैंक्स। अपने इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड डे।